जबलपुर का एक एक व्यक्ति आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। आप पालिका सदैव न्याय का मंदिर रही है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। न्यायपालिका में न्याय अवश्य हो रहा है। बात जहां तक आपने पूछी कि आपके साथ नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए कोई ऐसा फोरम गठित नहीं है जिससे कि हम अपनी समस्याओं को लेकर के जाकर के वहां रख सकें। एकमात्र संस्था हमारी माननीय उच्च न्यायालय रहती है, उन्हीं के द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित किया जाता है और जब वो प्रशासनिक आदेश को हम चैलेंज करना चाहते हैं तो न्यायिक रूप से भी उसी आदेश को वही सुनवाई करते हैं। तो एक ही व्यक्ति एक पद परिवर्तित हो जाने से उसकी मनोदशा परिवर्तित नहीं होती है, इस कारण हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा यही है कि जो भी हमारे प्रशासनिक आदेश पारित करते हैं उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित किया जाए जिससे कि हम सब समस्त जजों को न्याय मिल सके। जितने 1500 जज हैं मध्य प्रदेश में, सब प्रताड़ित और पीड़ित हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को इसलिए कहने का साहस नहीं कर पा रहा है। उन्हें मालूम है कि यदि हमारे द्वारा किसी समस्या को रखा गया या किसी तरह से उसको उजागर किया गया तो किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, निलंबन की कार्रवाई की जाएगी या कोई अन्य रास्ते अपनाए जाएंगे। आपके शिकायत का फोरम नहीं है। अब तक क्या क्या हुआ ऐसा? मैं विगत 3.5 वर्षों से करीब 9 बिंदुओं के संबंध में 29/7/2017 को मेरे द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि सब इन समस्त बिंदुओं के संबंध में जांच की जावे और जांच उपरांत यदि पाया जावे कि आर.के. श्रीवास ने किसी प्रकार का कोई कृत्य किया है तो उसको हाईकोर्ट के बाहर फांसी भी लटका दिया जाए। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसकी जांच करना तो दूर, मुझे ही सस्पेंशन की कार्रवाई की गई कि आप मीडिया में चले गए, आपने अनुशासनहीनता की। सब अनुशासनहीनता करने के लिए मुझे उकसा कौन रहा है? आज मेरा इतना दिमाग नहीं खराब है कि मैं सीधे से 1.5 लाख की नौकरी छोड़ करके 3.5 साल मैंने सिविल जज की परीक्षा की तैयारी करी और उसके बाद उस नौकरी को दांव पे लगा करके ये रास्ता चुनूंगा। जब कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कब किया जाता है, जब वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको स्थिति निर्मित होती है। तो मैं जब ज़्यादा परेशान हो गया, प्रताड़ित हो गया, 3.5 साल से मैं लगातार अपने जो न्याय व्यवस्था में जो बने हुए नियम हैं उनका पालन करते हुए, अभ्यावेदन देते हुए समस्त संस्थाओं को मैं अभ्यावेदन प्रेषित कर रहा हूं, किंतु उनका युक्तियुक्त रूप से, समुचित रूप से और न्यायिक रूप से निराकरण न करते हुए मनमाने रूप से और विवेकाधिकार रूप से निराकरण किया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि इसमें जातिगत तरीके से वहाँ पे न्यायपालिका? ये अभी नहीं कहा जा सकता कि जातिगत रूप से किया गया, थोड़ा इसको अभी उठाया नहीं जा सकता मुद्दे को। ये मेरा जो संपूर्ण लड़ाई है, ये संपूर्ण लड़ाई संपूर्ण जजों की है, ये कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। अभी जो आपके साथ में जो साथी आए हैं, तो आरोप लगा नहीं, साथी लोगों सरकार प्रशासन की बात करें, हमारा न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है, उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं। आप बोल रहे हैं 1500 में 1400 जज प्रताड़ित है जी, तो अभी तक कितने जज आप सब मेरे साथ में? मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, यदि किसी भी दौरान इस कार्रवाई के दौरान यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो कोई बैठने भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है यदि बैठने गए तो कहीं ना कहीं से इनको लगेगा कि इनके साथ में है और उसको प्रताड़ना कर दिया जाएगा, बराबर वो कार्रवाई। क्योंकि आज आप देखेंगे कोई भी एक गलत व्यक्ति भी कोई बात उठाता तो कम से कम उसके पास 10-20 लोग हो जाते हैं। मेरे साथ में वर्तमान में आंतरिक रूप से पूर्ण जजों का समर्थन प्राप्त है। आप चाहे तो उसका, मैंने कई बार कहा, आप उसका गोपनीय रूप से सर्वे करवा ले। इतने प्रताड़ित हैं कि अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। प्रताड़ना किस तरह की? प्रताड़ना जैसे ट्रांसफर की पॉलिसी की प्रताड़ना है। दूसरा, शपथ पत्र की शिकायतों के संबंध में मेरे द्वारा शिकायत की गई, उसकी भी कोई जांच नहीं की गई और उल्टा मेरे खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय कमेटी के समक्ष उपस्थित हुआ, वहाँ पर मुझे बुलाया गया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि आपने अनुशासनहीनता क्यों की, तो मुझसे कहा गया कि ठीक है आपने अनुशासनहीनता की है। मैंने सब अनुशासनहीनता करने के लिए मुझे उकसाया गया है, इस कारण मैंने किया गया। लेकिन मैंने माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष 6 लोग उपस्थित थे, किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी नहीं मांगी। जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरे पास 15 दिन बाद ये आया कि आपने माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष मौखिक रूप से क्षमा याचना की थी, इस कारण आपको कठोर चेतावनी दी जाती है। यदि मैंने माफ़ी मांगी हो जाती तो मैं काहे लड़ता उसमें। यदि मैंने कोई अपराध किया था तो मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 2016 में 30/8/2016 कर सकते थे। अच्छा, किस तरह की समस्याएं जजों को अभी इस समय आ रही जो आप जिसके समस्या कार्यों को लेकर के ACR के संबंध में मनमाने रूप से ACR लिखी जा रही है।
2008-2013 का जजमेंट मैंने बीच में अभी कंटेम्प्ट याचिका भी प्रस्तुत की माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कि साहब 2008 और 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो हम अन्य संस्थाओं से क्या अपेक्षा करें कि वो उसका पालन करेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि प्रत्येक विभाग, सरकार का प्रत्येक विभाग उस जजमेंट का पालन कर रहा है, लेकिन हमारे उच्च न्यायालय में हमारे द्वारा बार बार, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से समस्या उठा दी, मैं इसको वर्ष 2015 से बराबर अभ्यावेदन दे रहा माननीय उच्च न्यायालय को, तो उसमें लिखा आता है कि ऐसा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जजमेंट इतना बड़ा किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने, इसका कागज की रद्दी का टुकड़ा है क्या वो? उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य। आपका आरोप है कि ये जानबूझकर जो एसीआर जो है खराब लिखा जा रहा है। निश्चित रूप से आपको मैं अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, यदि आप कहीं फुर्सत में रहे कि जैसे किसी व्यक्ति के 90 नंबर आपको दिख रहे हैं एकदम, और एक व्यक्ति के 40 नंबर दिख रहे हैं, तो 40 वाले को बोल रहे एक्सीलेंट है और 90 नंबर वाले को फेल। नंबर भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं दिख रहे हैं, 40 वाले को बोलते हैं एक्सीलेंट है, मतलब मनमाने रूप से। श्रीवास जी, यदि साइकिल यात्रा के बाद भी आपको न्याय नहीं मिलेगा जी, तो आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? नहीं, अंतिम निर्णय में लगातार संघर्ष करते रहूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष करूंगा जाकर के। नहीं, अब क्या संघर्ष रहेगा इसके बाद में? क्या ये तो बड़ी एक आपने आंदोलन छेड़ दिया। वहाँ पे फिर जाके सत्याग्रह करूंगा महात्मा गांधी की तरह। कहाँ पर? दिल्ली जाकर के जी। देखिए मेरी सर 17 साल पूर्ण हो चुके हैं। सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि बोले 20 साल पूरे हो जाते कम से कम पेंशन की पात्रता आ जाती है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भैया जब हमारी कल गारंटी नहीं कि कल जिंदे रहेंगे तो 3 साल क्यों इंतजार करें? भविष्य में राजनीति में आने का इरादा आपका? देखो ये राजनीति आने, देखो ईश्वर जो काम करा रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई भी काम, वो जो करा रहा ईश्वर करा रहा मेरे से काम। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आर.के. श्रीवास अभी तक 250 पौने 300 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके आया है, उसके में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साइकिल चला सके। वो परमपिता परमेश्वर की और मेरे समस्त साथी जो न्यायाधीश हैं, जो मुझे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी दुआएं जुड़ी हुई हैं, इस कारण में कार्य कर रहा हूँ। आप इनकार नहीं कर रहे राजनीति से? मैं अभी थोड़ी बोल राजनीति, मैं तो अभी न्यायपालिका में रहूँगा। अभी पूरा न्यायपालिका जो दायित्व दिया है भगवान ने, उस दायित्व को पूर्ण करूँगा। मैदान छोड़ के भागने वाला थोड़ी हूँ मैं। कब से यात्रा की और कब तक ये अधूरी? मैंने ये अभी नीमच से चालू की है और जबलपुर तक रहेगी। तारीख 2-3 दिन हो गए, तारीख ही भूलने लग गया। अभी 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। ठीक है, और कुछ?